नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली द अनटोल्ड स्टोरी के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बता रहा था, जून 2015 तक ये साफ हो गया था कि आम्रपाली के किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी काम नहीं हो रहा है और आम्रपाली ग्रुप के अंदर कोई बहुत सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अ, हमें बहुत सारी खबरें भी इधर-उधर से आने लगी थी। जैसा कि उस समय हमने सुना कि अनिल शर्मा जो आम्रपाली ग्रुप के मालिक थे, उन्होंने 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिहार के जहानाबाद से लड़ा था और वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के समय जैसा कि आपको पता है कि सारे कैंडिडेट्स को एफिडेविट देने पड़ते हैं, तो उन्होंने तकरीबन 900 करोड़ के अपने पर्सनल एसेट्स का एफिडेविट दिया था। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि इस तरह के जो कार्रवाई होती है और जो लोग ऑफिशियली अपना एसेट्स क्लेम करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी और वजह से, वो उनकी पूरी संपत्ति का एक छोटा सा अंश होता है। तो यदि अनिल शर्मा ने 2014 के इलेक्शन के समय एफिडेविट में तकरीबन 900 करोड़ का अपने एसेट्स का विवरण दिया, तो ये आप मान के चलो कि उनकी असली एसेट्स जो होगी इससे कई गुना, कम से कम 10 गुना तो ज़रूर ही होगी। तब ये समझना आपके लिए आसान होगा कि आम्रपाली से जो इतने पैसे इकट्ठा किए गए, आखिर वो कहाँ गए, वो कहाँ गायब हो गए। खैर, ये तो बात की बात है। और भी दूसरी खबरें हमने सुनी कि जैसे अनिल शर्मा जो हैं उनका पास रिकॉर्ड काफ़ी डाइसी है और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं। इनफैक्ट बिहार में ही किसी गांव में किसी स्कूल की ज़मीन में वो काफ़ी फंसे हुए थे और इनफैक्ट वहाँ पे किसी आदमी की हत्या में भी उनका नाम आया था और फिर सुनने में आया कि वो गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि दफ्तर में उनका कोई सुराग नहीं था, ना तो उनको कोई स्टेटमेंट आते थे, ना तो उनको ट्वीट आते थे। तो ये खबरें हमारे लिए काफ़ी परेशान करने वाली थी और पहली बार हमें महसूस हुआ कि हम कितने बड़े जालसाज के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास उस समय कुछ चारा नहीं था सिवाय कि अपनी बात बुलंदी से सरकार तक पहुंचाएं, अथॉरिटी तक पहुंचाएं, मीडिया तक पहुंचाएं और सरकार से निवेदन करें कि इस रुके हुए काम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो जैसे बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के पास बहुत सारे साधन होते हैं जो अथॉरिटी के माध्यम से वो कर सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह से अपनी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी मुलाकात एक नेफोआ का जो बायस का फ्लैट बायस का संगठन है उसके प्रेसिडेंट अभिषेक से हुई। अभिषेक से मैं बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं रखता था, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद थी कि एक आम्रपाली के फ्लैट बायर्स के लिए एक मंच है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी था, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इस कोशिश में था कि मुझे ऐसा कोई मंच मिले जहाँ से मैं अपने जैसे दूसरे लोगों की बातें सुन सकूं और अपनी भी बातें उन्हें सुना सकूं और आगे क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है इस पे विचार कर सकें। क्योंकि दोस्तों, आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आप कितने भी होनहार क्यों ना हो, आप कितने भी योग्य क्यों ना हो, आपको इस तरह के मंच की आवश्यकता होती है जहाँ पे आपकी समान विचार वाले लोगों के साथ आप अपने विचार का आदान प्रदान कर सकें और एक बेहतर एक स्ट्रेटजी उभर के आए। तो दोस्तों, अभिषेक से मेरी पहली मुलाकात स्टार मॉल मयूर विहार फेज़ 1 में हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि हर 15 दिनों पे हमारी मुलाकात अलग अलग जगहों पे हुआ करेंगी। और दोस्तों, उसके बाद तकरीबन मैं अगले 7-8 महीने तक मैं जुड़ा रहा उस संस्था से और उनकी जब भी मीटिंग होती थी मैं वहाँ पर जाता था और काफ़ी गर्मजोशी से उसमें पार्टिसिपेट किया करता था। मुझे ध्यान है एक
कैंडल मार्च का जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर के सेक्टर 14 के करीब से वो निकला था। शाम के वक्त 5 बजे से निकलना था और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर के घर तक उसे जाना था। मैंने उस कैंडल मार्च में पार्टिसिपेट किया और दोस्तों मुझे लगता है कि उस दिन कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो ज़रूर होंगे। इतने सारे लोगों को वहाँ पर आया देख के मुझे काफ़ी आशा बंधी और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ और बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि दोस्तों इस तरह की लड़ाइयाँ जब लड़ी जाती है, ख़ास करके जब पब्लिक अपनी बात सरकार या अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहती है, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं हो रहा है कि हमारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट में, जैसा कि हम मानते हैं और जैसा कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग के बाद भी सामने आया है, तकरीबन 45,000 बायस इस अधूरे प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जब भी लड़ाई की बात आती थी, जब भी प्रोटेस्ट की बात आती थी, जब भी अथॉरिटी तक जाने की बात आती थी, जब भी मीडिया तक बात पहुंचाने की बात आती थी, जब भी अपने व्यस्त समय से एक दिन निकालने की बात आती थी, बहुत कम लोग दिखते थे। इनफैक्ट हमारी प्रोजेक्ट में तकरीबन 379 यूनिट्स हैं, मगर मैं जब भी जाता था मुझे इक्का दुक्का छोड़ के कोई नहीं दिखता था, बहुत कम ही लोग दिखते थे। मुझे ध्यान है हमारे प्रोजेक्ट में जो सबसे पहले जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, एक डॉक्टर इम्तियाज़ थे। बड़े अच्छे इंसान थे और दिल्ली गवर्नमेंट में डॉक्टर थे और वो अक्सर वो अपने परिवार के साथ आया करते थे। एक अभिषेक थे जो लॉयर थे और वो भी आया करते थे, तो इनसे मेरी जान पहचान हो गई। थोड़े दिन के बाद एक मीटिंग के दौरान मेरी मुलाकात राजीव पांडे जी से हुई। राजीव पांडे जी काफ़ी वोकल थे और उनके अंदर काफ़ी जोश था। इनफैक्ट मैं राजीव पांडे जी की बात करूं, इनफैक्ट अब उनसे मेरे संबंध पिछले 7-8 सालों में बहुत ही घनिष्ठ हो गए हैं और मैं उन्हें छोटे भाई की तरह और वो मुझे बड़े भाई की तरह ही मानते हैं। तो दोस्तों राजीव की मैं एक बात कहूँ, राजीव को अपने यूनिट्स के लिए शायद उतना दुख नहीं था जितना उनके अपने कुलीग के यूनिट के लिए दुख था। और वो अक्सर कहते थे कि चंद्रकांत जी, मैं तो इसमें फंसा ही हुआ हूँ, मगर मेरे जो कुलीग हैं, शायद उनके बॉस भी थे, उनके कहने पे उन्होंने ड्रीम वैली के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और फंस गए। तो इसका बहुत मलाल राजीव को था और मैं समझ सकता था कि उनकी मनस्थिति क्या थी। हमारे एक भंडारी जी थे, राजेंद्र भंडारी जी से, उनसे भी अक्सर बातें हुआ करती थी। वो भी अक्सर अपनी पत्नी के साथ वहाँ आया करते थे। और कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात नीरज से हुई। नीरज नए युवक थे और बहुत ही अच्छे और काबिल इंसान हैं, बहुत ही शार्प उनका दिमाग है और ख़ास करके टेक्नोलॉजी वगैरह में वो काफ़ी माहिर हैं। क्योंकि मैं शुरू से ही टेक्नोलॉजिकली चैलेंज रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर से मैं सीखता रहता हूँ, मगर वो इस क्षेत्र में काफ़ी माहिर हैं। और जो हमारी लड़ाई आगे बढ़ी और हमने जो ग्रुप्स बनाए और लोगों को जो हमने इकट्ठा किया, उनमें इन सारे लोगों का काफ़ी रोल है। और आज जो हम यहाँ पे जीत की दहलीज तक पहुँचे हैं, तो उसमें इन सारे लोग और भी दूसरे लोगों का, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही योगदान है। तो खैर मैं आपको बता रहा था कि इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत मायने रखती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वोकल रहते हैं, अपनी एंग्विश, अपने अंदर की पीड़ा को बयां करते हैं, मगर जब ज़मीन पे आने की बात होती है तो किसी न किसी वजह से नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों जब इस तरह की लड़ाई होती है तो बेशक आप अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या दूसरे माध्यम जैसे ट्विटर पे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातें अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। मगर दोस्तों इसका असर यदि आप परसेंटेज में कहें तो 10 के पैमाने पे सिर्फ 1 होता है।
यानी केवल 10% दोस्तों, और 10% तो पास मार्क्स भी नहीं है। तो यदि किसी आंदोलन को, यदि किसी अपनी एजिटेशन को आप सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से सीखना चाहिए जो समाज के सबसे नीचे पे हैं, हमारे सोशल पिरामिड के सबसे नीचे वाले स्तर पे हैं, जैसे कि किसान हैं, जैसे कि मज़दूर हैं, जैसे कि रेहड़ी वाले जो कारीगर हैं। आप जब भी देखेंगे इनकी जब भी परेशानी होती है, पूरे शहर में ट्रैफिक जैम कर देते हैं, रेलवे लाइन में वहाँ पे ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा देते हैं, ये पार्लियामेंट का घेराव कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं और इसका बहुत असर होता है। कोई भी सरकार हो, मैंने पिछले 30 साल में यही देखा है कि जब इस तरह का आंदोलन होता है और लोगों का जब इतना पार्टिसिपेशन होता है तो कोई भी सरकार झुक जाती है। और दोस्तों, ये हमारे देश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। जहाँ पर भी जनता जनार्दन एक बार खड़ी हो जाती है पूरी मजबूती के साथ, वहाँ पे सरकार को झुकना पड़ता है और जो ज़रूरी कदम होते हैं वो लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे आम्रपाली के बायस की ये बड़ी त्रासदी रही कि किसी भी वजह से वो आ नहीं पाए, जिसके वजह से हमें शायद इतना समय लग गया, क्योंकि 10 साल का दोस्तों समय काफ़ी होता है। क्या आप ये मान लें कि हमारे देश में जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 71 साल है। तो दोस्तों, 71 साल में यदि 10 साल आपने निकाल दिया तो तकरीबन 15% बनता है। तो आप ये देखिए, हमने अपने जीवन का कितना बहुमूल्य समय इस एजिटेशन को दिया। 10 साल बहुत होते हैं। यदि लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहती, लोग और इन्वॉल्व रहते हैं, जब भी मीटिंग या प्रोटेस्ट में जब लोगों को बुलाया जाता था, यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये लड़ाई हमारी शायद 4 या 5 साल में पूरी हो जाती, अपने अंजाम पे पहुँच जाती। खैर, ये हो न सका और इस पे आगे बात करने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। लेकिन मैं इसी माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी हो तो उसमें आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ आप लड़ेंगे, आपकी परेशानी सिर्फ आपकी है। यदि आप दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा तो दोस्तों ये ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई दोस्तों आपको लड़नी पड़ेगी। हाँ, ये और बात है कि जब कारवां मिलता है तो लोग साथ हो जाते हैं एक एक करके, और एक जो आदमी अकेला होता है अचानक वो एक कारवां का हिस्सा बन जाता है और वो बुलंदी से आगे चलते हुए अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। मगर दोस्तों, आपको वो पहले 10 कदम चलने पड़ेंगे। जब तक आप पहले 10 कदम नहीं चलेंगे, आपको लोग नहीं मिलेंगे, आपको साथी नहीं मिलेंगे और आपका कारवां नहीं बनेगा। और जब कारवां नहीं बनेगा तो दोस्तों मंजिल कहाँ से मिलेगी। खैर दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि हमारी प्रोटेस्ट बढ़ने लगी और हम जहाँ जहाँ जा सकते थे, जिन जिन लोगों से मिल सकते हैं, हमने मिलना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया कि हमने एक नोएडा सेक्टर 14 से एक कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी वहाँ जाके सीईओ से मिले और सीईओ से हमारी मुलाकात एक बार नहीं हुई बल्कि कई बार हुई। और इन मीटिंग के दौरान मैंने महसूस किया कि हमारे ड्रीम वैली से लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। उसकी कई वजह थी दोस्तों। एक तो हमारे ड्रीम वैली विला 1 का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जहाँ तक मेरा अनुमान है तकरीबन 70-80 लोग जो है एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो जो अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि तकरीबन ऐसे सारे जो बायस हैं इनसे मेरी पर्सनल बातें होती रहती है और ये सारे हमारे मित्र हैं, क्योंकि यदा कदा मुझे फ़ोन करते रहते हैं। कोई व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहता है, कोई केस के बारे में पता करना चाहता है, या कोई ये जानना चाहता था कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगी। हो सकता है कई लोग से मैं संपर्क नहीं बना पाया, मगर ये मेरा मानना है कि तकरीबन 70 से 80 लोग हमारे प्रोजेक्ट में एनआरआईज़ हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में बहुत सारे पार्टिसिपेशन ना होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि फिर भी यदि
379 में से इतना 70-80 हम निकाल दें तो 300 लोग बचते हैं। और 300 लोगों में हम ये भी मान लें कि इस तरह के बोगस यूनिट अराउंड 100 हैं, तो दोस्तों फिर भी 200 के करीब संख्या बनती है। मगर जब भी वहाँ पे साइट पे मिलने की बात होती थी या हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के विषय में बातें करते थे और इसका हम नोटिफिकेशन अपने फेसबुक पेज में या जो हमने व्हाट्सएप पेज बाद में बनाया था उस पर डालते थे, तो लोग बहुत कम आते थे। कभी 6 लोग आते थे, कभी 10 लोग आते थे। मुझे याद है सबसे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हुई थी 2017 में। तो उस समय तकरीबन एक दिन 30-35 लोग आए थे। तो 30-35 वो मैक्सिमम नंबर था। तो आप सोचिए 379 में 35 तो 10% भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है, सबसे बड़ी वीकनेस रही है, ये हमारा सबसे बड़ा हैंडीकैप रहा है। केवल ड्रीम वैली 1 प्रोजेक्ट का नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट के लिए है। हाँ, मैं ये अक्सर देखता था कि जब भी ड्रीम वैली के नाम से लोग इकट्ठा होते थे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हाई राइज की थी। तो वो भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही होंगे जितना ड्रीम वैली 1 के लोग थे, क्योंकि ड्रीम वैली 2 जो हाई राइज का प्रोजेक्ट है जिसमें 60 टावर्स हैं और तकरीबन 6000 फ्लैट बायस हैं, वहाँ से भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 आते थे। तो वो भी पार्टिसिपेशन तो बहुत ही कम हुई परसेंटेज में दोस्तों, 5% भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि चूँकि ड्रीम वैली हाई राइज से पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें कई लोग काफ़ी वोकल थे, ख़ास करके एक सुनील जलोटा थे, तो अक्सर वो इस तरह की मीटिंग लीड किया करते थे। एक कुलदीप थे और बाद में एक राहुल कश्यप थे, कमल भी थे जो काफ़ी वोकल थे। बहुत बाद में हितेश भी आए और फिर पता नहीं अचानक गायब हो गए। तो इस तरह के कई लोग थे जो काफ़ी फोर फ्रंट में रहते थे और अपनी बातें कहते थे। तो मैंने ये महसूस किया कि हमारे ड्रीम वैली के कॉज को आगे बढ़ाना है तो मैं केवल विला के बायस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि उनकी शायद कोई ना कोई वजह है ना आने की। तो उसके बाद मैंने ये सोचा और अपने जो हमारे 4-5 साथियों जिनका मैंने आपको नाम पहले बताया है उनसे इस बात पर चर्चा की कि अब हमें हाई राइज के लोगों के साथ मिल के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद वो जो हाई राइज के जो कुछ चंद अग्रणी लोग हैं जो एजिटेशन को आगे बढ़ाते थे और जो लीडर्स थे, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन बढ़ गई और हमने ये फैसला किया कि ठीक है, नेफो या ऐसे दूसरे संस्थान हैं तो ये तो थोड़ा इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है नहीं होना चाहिए दोस्तों, हर आदमी का अपना दृष्टिकोण होता है लाइफ के, बहुत सारे लोगों के पॉलिटिकल एस्पर्शंस होते हैं। मगर मेरा इस एजिटेशन जुड़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मेरा घर था और मेरा जो मेहनत का पैसा इसमें इन्वॉल्व था उसको बचाने की कवायद थी। क्योंकि पॉलिटिक्स से मैं काफ़ी दूर रहता हूँ। पॉलिटिशियन के साथ मैंने काफ़ी काम किया, हर पार्टी के मैंने अंदर काम किया दोस्तों। मैंने मोस्टली हर पार्टी के सोशल मीडिया से जुड़ा रहा, उनके हेल्पलाइन से जुड़ा रहा, उनके डोनेशन वगैरह इस तरह की चीज़ों को मैनेज करने वाली चीज़ों से जुड़ा रहा। तो मैं जानता हूँ ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करती हैं, इनका डीएनए क्या होता है। दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने ख़ास लोगों के लिए। ये आम जनता की परवाह नहीं करते हैं दोस्तों। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल लीडर से आप उम्मीद करें कि आपके लिए वो एक एग्ज़ाम्पल बन जाएगा, आपके लिए वो एक भगवान बन जाएगा, तो दोस्तों ये सोचना आपका सही नहीं है। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि इसमें पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने सत्ता की चिंता रहती है। ये इन प्रकारेण वो कैसे सत्ता पे काबिज़ हो जाए, उनका सिर्फ मकसद ये होता है। आपसे अच्छी अच्छी बातें ज़रूर करेंगे, आप यदि उनसे मिलने के लिए जाएंगे तो उससे बातें करेंगे, आपको हर तरह का वो सपोर्ट देंगे और आपको हर तरह की प्रॉमिसेस देंगे कि आपकी मदद करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वाकई शायद ये हमें मदद मिलेगी। मगर
हकीकत ये है दोस्तों कि जब आप वहाँ से चले जाएंगे तो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे आपसे कभी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई। तो खैर ये तो खैर पॉलिटिकल सिस्टम हुआ। तो चूँकि बातों बातों में चर्चा होगी तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारी लड़ाई आगे बढ़ती रही और जैसा मैंने आपको बताया, मैंने ये महसूस किया कि चूँकि ड्रीम वैली हाई राइज़ के बायर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो उनको हमारी इस एजिटेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मंच एक बहुत ज़रूरी है और मंच वैसा जहाँ पे लोग वहाँ दिखें, क्योंकि जब वहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बातें मजबूती से आगे बढ़ाते हैं तो मीडिया भी आती है दोस्तों। और मीडिया चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके रोल से आप नज़रअंदाज़ा तो नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार तक और बात पहुँचाने का और आपका ज़रिया क्या है। क्योंकि यदि आप खुद जाके मिलेंगे तो पहली बात तो ये कि आपको मिलने का समय ही नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से राज़ी होंगे और राज़ी भी होंगे तो शायद 2 या 3 मिनट से ज़्यादा वो बातें नहीं करेंगे। मगर ये चीज़ें जब मीडिया में आती हैं तो सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात की जानकारी होती है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो काफ़ी निराश है और सरकार की कमियों की वजह से उनकी परेशानियां हैं। तो सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत परेशानी का सबब है। तो उसमें कहते हैं ना, मजबूरी में कुछ समाज सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए मीडिया में अपने कॉज को पहुंचाने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि सरकार को उनकी औकात पे लाई जाती है। सरकार को मजबूर किया जाता है कि वो कुछ करे, क्योंकि यदि कुछ नहीं करेगी तो मीडिया में फिर भी ये बात आएगी और ये सरकार के लिए, ख़ास करके आगे इलेक्शन लड़ने में, ये परेशानी का सबब बन सकती है। तो दोस्तों हमारी लड़ाई जारी रही और हम अलग अलग मंच पे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में भी तकरीबन हर महीने जाते थे और वहाँ पर मीटिंग होती थी और ख़ास करके हर मीटिंग में मैं देखता था कि 200-250 लोग आते थे। मीडिया के भी कर्मी आते थे। कई बार मेरी भी बातें मीडिया से होती थी, मैं अपनी बातें उनको कहता था, अपनी जो मेरे दिल में जो उद्गार है उनको शेयर करता था। और ऐसे ही एक मीटिंग मुझे याद है जो हमने जंतर मंतर पे की थी दोस्तों। वो जंतर मंतर पे हमारी प्रोटेस्ट मीटिंग थी, जहाँ पे इनफैक्ट वो मीटिंग नेफोआ ने कॉल किया था और वहाँ तकरीबन सारे ही प्रोजेक्ट्स के आए हुए थे। हालांकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ड्रीम वैली की थी। दोस्तों ये बड़ी अजीब संयोग है कि जब भी मीटिंग होती थी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ड्रीम वैली की होती थी, क्योंकि मैं लोगों को पहचानने लगा था, वो भी मुझे पहचानने लगे थे। और किसी भी मीटिंग में, चाहे वो नेफोआ ने किया हो या किसी और ने किया हो, मुझे लगता है 200-250 से ज़्यादा लोग नहीं आते थे। और दोस्तों उसमें से आधे से ज़्यादा लोग ड्रीम वैली के रहते थे। ऑफ कोर्स वो सारे मोस्टली हाई राइज़ के थे और हमारे कुछ विला के भी लोग कुछ आने लगे थे, मगर मोस्टली लोग हाई राइज़ के थे। तो ये इस तरह की मीटिंग हुई थी और जैसा मैंने कि बताया, वो एक यादगार मीटिंग थी जंतर मंतर पे। और सारे जो अच्छे जो आगे बढ़ के नेतृत्व संभालते थे उन्हें बोलने का मौका मिला। मुझे भी दोस्तों बोलने का मौका मिला और मैंने बहुत ज़ोरदार ढंग से अपनी बात बोली। और मैं जब बोल रहा था, मुझे ध्यान है सारे के सारे मीडिया के लोग नेफोआ के लीडर्स को भूल के मेरी ओर आ गए थे और मेरे से सवाल जवाब कर रहे थे। वो मीटिंग मुझे खास करके याद है। मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बख्शा नहीं, अपनी पूरी बात, अपने पूरे उद्गार, अपना दिल खोल के रख दिया। एक सज्जन हैं जैन साहब, मुझे उनका फर्स्ट नेम याद नहीं, मगर वो काफ़ी इस एजिटेशन से जुड़े रहते थे, बहुत ही गंभीर प्रकृति के आदमी थे। और अक्सर वो वहाँ पे कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है जहाँ पर मैं उनको नहीं देखता था। उन्होंने कहा कि चंद्रकांत जी, आपने तो स्टेज तोड़ डाला। तो दोस्तों मैंने वाकई उस दिन स्टेज तोड़ डाला। बस अफसोस ये है कि मेरी बीवी ने वो वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी से पूछा, वो भी हमारे साथ जाती थी सारी मीटिंग। मैंने कहा आपने क्या वीडियो बनाया? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भूल गई। खैर दोस्तों ये तो वीडियो की बात रही। तो इस तरह की मीटिंग हमारी होती रही, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हो या हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर के यहाँ जाने की बात हो, और या पुलिस के पास अपनी बात पहुँचाने की बात हो, या फिर
ऐसे ही किसी सार्वजनिक स्थल पे वहाँ पे इकट्ठा हो के अपनी बात को बुलंदी से कहने की बात हो, हम सारे मंच पे सक्रिय हो गए और जहाँ भी हम सुनते थे कि आम्रपाली बाय से रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारी पूरी कोशिश करती थी कि हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ हो, हम वहाँ जाएं और अपनी बात बताएं। तो दोस्तों, अब लोग जानने लगे थे कि हमारे ड्रीम वैली 1 का भी एक प्रोजेक्ट है और जहाँ से लोग आते हैं। और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती थी कि चंद्रकांत जी, आपका प्रोजेक्ट तो हालांकि वैसे छोटा है मगर इतना भी छोटा नहीं है, मगर लोग बहुत कम आते हैं, 4-5 गिनती के लोग आते हैं। तो मेरा जवाब ये होता था कि देखो, आपके प्रोजेक्ट से भी तो हज़ारों लोग आते हैं, मगर आते तो 100 लोग हैं, तो देखो परसेंटेज के हिसाब तो सही है। खैर, ये हंसी खुशी का माहौल ये चलता रहता था और हमारी दोस्ती बढ़ती रहती थी। और दोस्तों, आम्रपाली का फ्लैट तो नहीं मिला, मगर इतने सारे दोस्त ज़रूर मिल गए, इतने सारे जानने वाले ज़रूर मिल गए। और ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही दुर्लभ अनुभव है। और ये वीडियो बनाने के पीछे भी मेरी यही मंशा है, क्योंकि 2 साल पहले मेरे दिमाग में आया था कि हमारी इतनी बड़ी लड़ाई है कि इसको हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत है। रजिस्टर बोले तो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं इसके लिए समय तो नहीं निकल पाया, मगर यदि आगे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पे एक किताब लिखने की कोशिश करूँगा कि आम्रपाली बायस की इतनी लंबी लड़ाई कैसे चली और कैसे कैसे हमने ये लड़ाइयों को आगे बढ़ाया और कैसे कैसे दिक्कतें हमारे रास्ते में आई और उन दिक्कतों से हमने कैसे मुकाबला किया और अंत में हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। मगर मैंने सोचा कि चलो, जब तक वो किताब नहीं लिखता हूँ, कम से कम ये व्लॉग के माध्यम से ये बातें मैं कम से कम रजिस्टर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं उन सारी घटनाओं का इसमें जिक्र कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पता मैं उन सारी चीज़ों का विवरण कर पाऊँगा कि नहीं, मगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से जितना भी मुझे याद आएगा, मैं ये सारे के सारे आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बहुत सारी चीज़ों की शायद आपकी जानकारी होगी, बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा, मगर पहली बार उन चीज़ों को आप वैसे आदमी से सुनेंगे जो इस एजिटेशन से बहुत करीब से पिछले 10 साल से जुड़ा रहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आप अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर्स। बाय बाय। टेक केयर।